दानेश झील के अंदर अपनी छोटी रंगभूमि को निकालकर ब्लैक हेवनली फायर को रिफाइन करने लग जाता है। लेकिन 10 दिन होने के बाद भी वह उसे रिफाइन नहीं कर पाता। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, उसकी त्वचा जलकर हवा में बिखरने लग जाती है। तब दानव लोमड़ी ने कहा कि अब उसे ही कुछ करना होगा, इस तरह तो वो दोनों मर जाएंगे। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में ग्रेट एम्परर डीमन किंग को पता चल जाता है कि नाग डीमन किंग मर गया। उसके पास ही खड़ा एक एम्पियर डीमन उसकी मौत की जांच करने के लिए बोलता है, तो ग्रेट एम्परर डीमन किंग उसे उसकी इजाजत दे देता है। झील के ऊपर अरुण और चांदनी एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि झील के अंदर कौन जाएगा। लेकिन मानवी उन दोनों से पहले झील में कूद गई और वे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। उन दोनों की बहस सुनकर वहां खड़े हुए योद्धाओं को पता चल गया, जिस बंदे के पास हेवनली फायर है वह झील के अंदर छुपा हुआ है और शायद घायल भी है, तो उसे हेवनली फायर छीनना आसान होगा। वहां खड़े हुए ब्लैक ड्रैगन गैंग और स्कॉर्पियो गैंग के मेंबर ने अपनी गैंग में खबर भिजवा दी कि वीर घायल है और एक झील के अंदर छुपा हुआ है, वह उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन वहां खड़े हुए बाकी योद्धाओं ने उन पर सीधा हमले करने की सोची। वहां छुपे हुए योद्धा धीरे धीरे कर बाहर आने लगे। उन्होंने झील को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें देख अरुण डर गया। एक साथ 50 के समथिंग योद्धा, वो भी उनमें कुछ योद्धा मास्टर लेवल के थे। उनमें से कोई भी 40 से कम लेवल का नहीं था। उन्हें देख शिवा ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और युद्ध करने को तैयार हो गया। वो अपने विद्यालय का एक होनहार स्टूडेंट था। वो ऐसी चुनौतियों से डरने वाला नहीं था। डीमन किंग की बात अलग थी, उसने आज तक किसी डीमन किंग को देखा तक नहीं था, तो उससे डर लगना स्वाभाविक था। अब तो उसका लेवल 35 हो गया था, तो उसे डर नहीं लग रहा था। चांदनी को दानेश के साथ होने पर हमेशा अफसोस होता है। वो इस बार भी यही बोल रही खुद से कि पता नहीं ये वीर मेरे लिए पनौती है या ये खुद पनौती है, जो हर बार एक नई मुसीबत आ जाती है। मैं यहाँ हेवनली फायर लेने आई थी, किसी से लड़ने नहीं। पर अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब मुझे इनसे अपनी जान के लिए लड़ना ही होगा। सभी योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक कई योद्धा विस्फोट की वजह से उड़ गए। इन 2 दिनों में अपनी सुरक्षा के लिए अरुण ने कई जाल बिछा दिए थे, जो किसी के संपर्क में आते ही बॉम्ब की तरह फट जाएंगे। अरुण, चलो, मेरा जादू कुछ काम तो आया। मेरा विस्फोटक जाल कुछ लोगों को तो कम कर हो देगा। जब योद्धाओं को पता चला कि यहाँ विस्फोटक जाल बिछाए गए हैं, तो वो हवा में उड़कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन अरुण ने वहां भी जाल बिछाए थे। उसने हवा में तलवारों को अदृश्य कर लटका रखा था। उसकी तलवारों से 3-4 योद्धा फिर से घायल हो गए। उन्हें घायल होता देख बाकी योद्धा जहां थे वहीं रुक गए और आगे जाने के लिए उपाय सोचने लगे। शिवा, वाह अरुण भाई, तुम तो कमाल हो। बिना लड़े ही इतने लोगों को घायल कर दिया। अब तुम्हारे बिछाए जाल की वजह से हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। शायद तब तक मानवी सीनियर को ले आए। अपनी तारीफ सुन अरुण मन ही मन खुश हो गया और चांदनी को सुनाते हुए बोला, अरे नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं है। अब मैं बाकी लोगों की तरह सिर्फ खजाने के बारे में नहीं सोचता। मुझे पता था कि जब वीर भाई ने बोला था सतर्क रहने को, तो मैं उसी समय समझ गया कि उनके कहने का क्या मतलब था। अब मेरे पास औरों से थोड़ा सा ज्यादा दिमाग है, तो मैंने बस वही काम के लिया। उसकी बातें सुन जहां शिवा अंदर ही अंदर उसकी बातों पर हंस रहा था, वहीं दूसरी तरफ चांदनी अरुण पर गुस्सा हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी के अभी इस अरुण के बच्चे की सारी होशियारी निकाल दे। पर अभी स्थिति थोड़ी अलग थी, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। दरवाजे के अंदर छोटी रंगभूमि में दानव लोमड़ी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दानेश को देना शुरू कर दिया।
जिससे उसकी त्वचा वापस पहले जैसी होने लगी। उसके शरीर की जलन भी पहले से कम हो चुकी थी। वह आसानी से हेवनली फायर पर कंसंट्रेट कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरे डायमेंशन में ध्यान लगा रहे दानेश के पास हेवनली फायर आई और उसकी हथेली से होकर उसके शरीर में अंदर चली गई। अंदर जाते ही वह उसके खून के साथ मिलने लगी। दानेश की नशे बाहर आ रही थी। उसके शरीर में तूफान सा आ गया, जैसे कभी भी उसका शरीर फटने वाला हो। अगर दानव लोमड़ी की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ मिक्स ना हुई होती तो आज दानेश का शरीर किसी बम के गोले की तरह फट जाता। धीरे धीरे हेवनली फायर उसके पूरे शरीर में समा गई। दानेश ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर में दौड़ रही हेवनली फायर को महसूस करने लगा। दानेश ने अपनी हथेली खोली, उस पर हेवनली फायर प्रकट हो गई। उसने कुछ सोचा और अपनी हथेली की फायर को छोटी रंगभूमि के अंदर के रेगिस्तान में फेंका। उस छोटी सी फायर से वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ। सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। दानेश, ये तो कमाल हो गया। हेवनली फायर तो बहुत शक्तिशाली है। दानेश ने महसूस किया कि उसका लेवल बढ़कर 21 हो गया। उसकी शरीर ताकत भी पहले से काफी बढ़ गई थी। वह बहुत खुश हुआ। उसने दानव से कहा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। दानव लोमड़ी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं, खुद को बचाया है। अगर तुम मर जाते तो मैं भी मर जाती। तो शुक्रिया रहने दो। अब मैं बहुत थक गई हूं, मुझे आराम करने दो। 10 दिन से तुम्हारा ख्याल रख रही हूं। दानेश चौंकते हुए, क्या 10 दिन से? ठीक है, तुम आराम करो। अब मुझे बाहर जाना होगा। पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। वो 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहीं उन पर कोई हमला ना कर दे। दानेश को उनकी चिंता होने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दरवाजा फिर से स्पेस रिंग में रख लिया। वह जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगा। अचानक उसे मानवी अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। मानवी ने दानेश को सही सलामत देखा तो उसे सुकून मिल गया। दानेश उसे देख समझ गया कि या तो ऊपर कुछ हुआ है या वो उसकी चिंता करते हुए अंदर आ गई है। पानी में होने की वजह से वो बात नहीं कर सकते थे। दानेश ने मानवी का हाथ पकड़ा और तेजी से ऊपर जाने लगा। झील के ऊपर लोगों ने धीरे धीरे कर सारे जाल तोड़ दिए। फिर वो आगे बढ़ने लगे। अचानक सभी को फिर से एक साथ झटका लगा। वो सभी एक अदृश्य दीवार से टकरा गए। उन्हें पता चला कि किसी जादूगर ने यहाँ भी एक अदृश्य कवच बना रखा है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरुण, इन लोगों ने जाल तो तोड़ दिए। अब मुझे डर है कि ये जल्दी ही इस दीवार तो तोड़कर अंदर आ जाएंगे। हम 3 इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शिवा, कोई बात नहीं, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। अब मेरी बारी है। चांदनी और शिवा अपनी तलवार बाहर निकालकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। वो लोग किसी भी समय दीवार तोड़कर अंदर आ सकते थे। कुछ योद्धा ने तो दीवार पर हमला करना शुरू भी कर दिया था। धीरे धीरे दीवार कमजोर होने लगी। इतने लोगों का भार दीवार कैसे झेल पाती। अरुण ने अपना आखिरी काम और कर दिया। उसने एक मंत्र बोला जिससे चांदनी और शिवा के चारों ओर एक कवच बन गया जो चमक रहा था। उसे देख दोनों चौंक गए और अरुण की तरफ देखने लगे। अरुण, ये एक जादुई कवच है। जब तक ये तुम्हारे शरीर पर रहेगा तुम्हें खरोच भी नहीं आएगी। मैं इतना ही कर सकता था। मैं एक प्रोटेक्टर मैजिशियन हूँ, हमला नहीं कर सकता। मुझे आज अफसोस हो रहा है इस बात का कि मैं एक अटैकर मैजिशियन क्यों नहीं हूँ। बोलते हुए अरुण उदास हो गया, लेकिन शिवा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उदास मत हो, तुम एक बहुत अच्छे जादूगर हो। मुझे विश्वास है एक दिन तुम अटैक करना भी सीख जाओगे।
अगर हम यहाँ से सही सलामत बाहर निकल गए तो तुम मेरे विद्यालय में आना, वहाँ तुम्हें अटैक करना भी सिखा देंगे। चांदनी ने भी कवच के लिए अरुण को धन्यवाद कहा। अरुण मुस्कराते हुए, हाँ जरूर आऊंगा। इतने में लोगों ने दीवार को तोड़ दिया। वो चिल्लाते हुए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। तभी दानेश जोर के धमाके के साथ झील के पानी से बाहर आया। उसने मानवी को कमर से पकड़ रखा था और उसके साथ हवा में खड़ा था। मानवी के तो शर्म की वजह से गाल लाल हो गए थे। वो सही से सामने की ओर देख भी नहीं पा रही थी। दानेश को देख सभी योद्धा जहां थे वहीं रुक गए। दानेश धीमे से अरुण और वाकियों की तरफ उतरा और मानवी को उनके पास खड़ा कर दिया। अरुण खुश होते हुए बोला, भाई आप आ गए, अच्छा किया आप समय पर आ गए, वरना आज तो शायद मैं बच ही नहीं पाता। देखो कितने लोगों ने हम पर एक साथ हमला कर दिया है। दानेश कुछ बोल पाता उससे पहले चांदनी गुस्से से बोल पड़ी, कहाँ थे तुम और इतना टाइम कैसे लगा दिया? क्या कर रहे थे 2 दिन से झील के अंदर? दानेश थोड़ा सब्र करो, सब बता दूंगा। पहले मेहमानों का स्वागत तो कर दूं। अब ये बेचारे पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब इनका स्वागत करने की जगह तुम्हारे सवालों का जवाब देने लगा तो इनको बुरा लगेगा। दानेश की बात सुन मानवी मुस्कराने लगी। अरुण भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। चांदनी ने फिर से अपना मुंह बना लिया। दानेश हवा में उड़ा और चारों तरफ के योद्धाओं पर एक नजर डाली। फिर अपनी हथेली को ऊपर कर हेवनली फायर को प्रकट कर बोला, तो अब बताओ तुम लोगों में से किसे चाहिए ब्लैक हेवनली फायर? अगर उसमें लेने की हिम्मत है आगे आ जाएं। सभी लोग उसकी हथेली पर ब्लैक हेवनली फायर देखकर चौंक गए। दानेश ने हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया। झील के ऊपर लोगों ने अरुण, चांदनी और शिवा पर हमला कर दिया था, लेकिन अरुण ने अपने जादू से वहां कई सारे जाल बिछा रखे थे, जिसकी वजह से काफी सारे योद्धा मर गए और बहुत घायल हो गए। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें टाइम मिल गया। इतने समय में दानेश मानवी के साथ झील से बाहर आ गया। उसने मानवी को नीचे उतारा, जिसका चेहरा शर्म से लाल गुलाबी हो रहा था, और खुद ऊपर हवा में जाकर सभी योद्धाओं की तरफ एक नजर घुमाकर अपनी हथेली ऊपर करता है, जिससे उसके हाथ पर एक ब्लैक फायर आ गई और बोला, आप लोगों में से जिसे भी हेवनली फायर चाहिए वो कोशिश कर सकता है। हेवनली फायर आप लोगों के सामने है। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो है कोई जो हेवनली फायर लेना चाहता है वो आगे आ जाए। हेवनली फायर को दानेश के हाथों में देख सभी अचंभे से देखने लगे। इसने तो हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया। इसकी ताकत पहले से काफी बढ़ गई होगी। अब इससे लड़ना मतलब मौत को दावत देना होगा। हाँ सही कहा, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। कुछ लोग रिफाइन हुई फायर को देख वापस लौट गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसी के लिए आए थे, वो वहीं रुके रहे। उनमें से एक योद्धा बोला, बच्चे, हेवनली फायर तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, इसे मुझे दे दो। बोलने वाला मास्टर लेबल का था। उसका लेबल 60 रहा होगा। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी, जिस वजह से वहां के लोगों पर एक दबाव बनने लगा। अरुण, चांदनी, मानवी और शिवा ने दबाव की वजह से अपने घुटने टेक दिए, लेकिन दानेश पहले की तरह हवा में खड़ा रहा। उस पर उसके दबाव का कोई असर नहीं हुआ। वह योद्धा फिर से गुस्सा दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, हेवनली फायर मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो बुरी मौत मारे जाओगे। दानेश उसकी तरफ मुस्कराया और बोला, अगर दम है तो खुद आकर ले लो, वहां से चिल्लाकर अपना गला क्यों खराब कर रहे हो? दानेश की बात सुनकर उसे और गुस्सा आने लगा। उसने अपनी तलवार निकाली और बोला, अगर तुम मरना चाहते हो तो यही सही, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
बोलकर वह योद्धा दानेश की तरफ उस पर हमला करने के लिए उड़ा। दानेश ने फायर को अपनी उंगली पर रखी और गोली की तरफ उस योद्धा पर चला दी। हेवनली फायर गोली से भी तेज गति हवा को चीरते हुए सायं की आवाज करती हुई योद्धा के सीने पर जाकर लगी। फायर के उसके सीने पर लगते ही वहां एक धमाका हुआ। हवा में धुएं का एक गुब्बार बन गया। अचानक वहां से स्पिरिचुअल एनर्जी का दबाव हट गया। धुएं के छटने के बाद जो लोगों ने देखा उस पर विश्वास करना उनकी असंभव लग रहा था। योद्धा के सीना उसके शरीर से गायब हो गया। वह धीरे धीरे जमीन पर आ गिरा। एक 60 लेवल का योद्धा पल भर में ढेर हो गया। यह नजारा देख वहां खड़े बाकी योद्धा डर गए। अब उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उन पर हमला करें। दानेश उनका चेहरा देख समझ गया कि अब उनमें से कोई उस पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। वह नीचे आया और अपने साथियों से बोला, चलो अब यहां से चलते हैं। चले अरुण, तैयार हो फिर से हवा में लटकने के लिए। यह सुन अरुण का चेहरा देखने लायक हो गया और बाकी उस पर हंस रहे थे। अरुण, अब क्या ही कर सकता हूं। जब तक मेरा लेवल नहीं बढ़ जाता तब तक आपको मुझे लटका कर ही रखना होगा। दानेश ने अरुण को पकड़ा और उड़ गया। बाकी भी उसके पीछे चले गए। उसके जाते ही वहां खड़े योद्धाओं ने चैन की सांस ली और सोचने लगे, अच्छा हुआ जो उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, वरना आज उनका सीना भी उनके शरीर से अलग होता। दानेश और उनके साथियों के जाने के थोड़ी देर बाद वहां सम्राट वहां अपने साथियों और रानी के साथ आया। उसे आते ही उस गैंग का मेंबर जो दानेश पर नजर रखने के लिए आया, वह जल्दी से उनके पास गया और यहाँ थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सुनाया। उसकी बातें सुन सम्राट बोला, वो पहले से ही बहुत ताकतवर था, अब हेवनली फायर को रिफाइन करने के बाद और भी ताकतवर हो गया है। अब हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसे अब रंगभूमि के बाहर देखेंगे। अब उसका पीछा करना बेकार है। उस पर हमला करने से अब हमारा ही नुकसान है। लेकिन रानी सम्राट की बातों से उदास हो गई। उसके चेहरे पर आई उदासी को देख सम्राट आगे बोला, रानी तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए हेवनली फायर लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन अभी समझो हम सभी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। समझदारी इसी में है कि हम सही वक्त का इंतजार करें। इधर सम्राट रानी को मनाने में लगा था, उधर दूसरी तरफ दानेश अपने साथियों के साथ उड़ रहा था। मानवी ने शिवा से को कोहनी मार दानेश के पास जाने के लिए कहा। शिवा ने अपनी आंखें ऊपर की और दानेश के साइड में आकर उड़ने लगा। मानवी सीनियर, अब आप ठीक है तो क्या हम बात कर सकते हैं मिशन के बारे में? दानेश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जमीन पर उतर आया। दानेश नीचे जमीन पर आ गया और बोला, बताओ क्या मिशन था तुम्हारा? मानवी चांदनी की तरफ देखने लगी। वह चाहती थी चांदनी इस मिशन से दूर रहे, लेकिन दानेश बोला, अब चांदनी भी हमारी साथी ही है तो उससे छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ क्या मिशन था? मिशन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी तो तुम निश्चिंत होकर बता सकती हो। मानवी, आप कह रहे हो तो मैं बोल देती हूँ। गुरुजी ने बताया कि यहाँ कहीं पर 5000 साल पुराने ड्रैगन का मकबरा है। उस मकबरे में आज भी उस ड्रैगन का शरीर सही सलामत रखा हुआ है। हम यहाँ उसी के लिए आए हैं। अगर वो हमें मिल जाता है तो हमारा विद्यालय बच जाएगा, नहीं तो हमारे विद्यालय पर खतरा मंडराता रहेगा। 5000 साल पुराना ड्रैगन, उसका शरीर भी अपने आप में एक खजाने से भी बढ़कर है। ड्रैगन के बारे में चांदनी और अरुण की उसके बारे में जानने की दिलचस्पी हुई, लेकिन दानेश को कोई और बात खटक रही थी। दानेश मानवी से सवाल करते हुए बोला, कैसा खतरा? तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? मानवी कुछ कहती इससे पहले शिवा माफी मांगने हुए बोला, माफ करें सीनियर, यह हमारे विद्यालय का एक टॉप सीक्रेट है जो हम अभी नहीं बता सकते।
मानवी, अगर ड्रैगन का शरीर मिल जाए तो आप हमारे साथ खुद विद्यालय चलना और आप खुद देख सकते हो कि कौन सा खतरा मंडरा रहा है। दानिश, अगर सीक्रेट है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन हमें वो मकबरा कहाँ मिलेगा, कोई अंदाजा है क्या? मानवी उदास होते हुए बोली। हमने लगभग सारी रंगभूमि खोज की, बस अपनी उंगली से इशारा कटे हुए उस तरफ का इलाका रह गया है जहां हम अभी तक नहीं गए हैं। दानिश, चलो फिर ठीक है, उधर ही चलते हैं। वो सभी उसी दिशा की तरफ उड़ गए। पहले चांदनी के मन में एक बार विचार आया कि वह वहां से चली जाए, लेकिन ड्रैगन के शरीर के बारे में सुन उसने उन्हें छोड़ने का इरादा त्याग दिया और उनके साथ मकबरे की खोज में निकल गई। अरुण हवा में लटका हुआ अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसने एक बार सुना था कि ड्रैगन के शरीर का एक एक अंग खजाना होता है। एक अच्छा जादूगर ड्रैगन के शरीर से कई शक्तिशाली हथियार बना सकता है और एक एल्केमिस्ट ऊंचे से भी ऊपर के दर्जे की जादुई गोलियां बना सकता है। अरुण अपने विचारों में खोया हुआ दानिश से बोला, भाई, अगर हमें ड्रैगन का शरीर मिल गया तो क्या हम उसके कुछ अंग रख सकते हैं? दानिश, तुम इसके अंगों का क्या करोगे? अरुण, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप ये बताओ रख सकते हैं या नहीं? दानिश ने कुछ सोचा और बोला, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मानवी के विद्यालय जाकर ही पता चलेगा कि उन्हें ड्रैगन का पूरा शरीर चाहिए या फिर सिर्फ कोई अंग। अगर उन्हें पूरा शरीर चाहिए तो हम कुछ नहीं लेंगे। अरुण, फिर तो हमें मानवी के विद्यालय जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर और उड़ने के बाद दानिश अचानक रुक गया। उसे रुका हुआ देख मानवी बोली, क्या हुआ सीनियर? क्या आगे कोई खतरा है? दानिश, नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी तलवार मुझे दे सकती हो? मानवी ने एक बार अरुण की तरफ देखा और एक बार शिवा की तरफ, पर उनके चेहरा देख लग रहा था जैसे उन्हें भी कुछ नहीं पता था। मानवी ने अपनी तलवार निकाली और दानिश को दे दी। दानिश ने मानवी की तलवार की और आगे उड़ने लगा। बाकी लोग उड़ते हुए दानिश को ही देख रहे थे। दानिश उड़ता जा रहा था और साइड में आने वाले पेड़ों पर तलवार से कट लगाते हुए जा रहा था। उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दानिश करना क्या चाहता था। अरुण भाई, तुम करना क्या चाहते हो? दानिश, थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बस दानिश जो कर रहा था उसे देखते रहे। परीलोक। एक सफेद संगमरमर से बना हुआ बड़ा महल, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन फूलों पर तितलियों के साथ साथ छोटी छोटी तितली के समान परियां घूम रही थी। इन्हें छोटी परी कहा जाता था। महल के पीछे एक झरना गिर रहा था जिसका पानी एक झील में आ रहा था। झील का पानी आईने की तरह साफ था, उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। परीलोक का नजारा बहुत ही सुंदर था। अगर कोई वहां का नजारा देख ले तो वहीं रह जाए। उस बड़े महल के अंदर एक परी बहुत जल्दबाजी में अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़े जा रही थी, जिसके चेहरे पर अजीब ही भाव थे। वह महल के बीचों बीच दरबार में जाकर रुकी, जहां सामने एक बड़ा कमल का फूल रखा हुआ था जिस पर सफेद पंखों वाली एक सुंदर परी बैठी हुई थी। जल्दबाजी में आई परी उसके सामने झुकते हुए बोली, मास्टर, आपके ध्यान में डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे अभी अभी एक खबर मिली है। मुझे लगा वो आपको बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे अभी आना पड़ा। सामने बैठी हुई परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों का रंग नीला था और उसकी आंखों बेहद शांति दिखाई दे रही थी। इस परी का नाम वैशाली था, जो परी लोक की एक मास्टर थी, यानी यहाँ के विद्यालय में एक टीचर थी जो बच्चों को कल्टीवेशन और लड़ना सिखाती थी। वैशाली बड़ी ही शांत आवाज में बोली, बोलो, क्या खबर है?
मानवी ने दानेश को अपने रंगभूमि में आने का कारण बताया कि वह यहाँ एक 5000 साल के ड्रैगन का मकबरा है, जहाँ पर उसका शरीर अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। उसे अपने स्कूल को बचाने के लिए उस ड्रैगन के शरीर की जरूरत थी, उसके बिना उसके स्कूल पर खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन टॉप सीक्रेट होने की वजह से मानवी ने नहीं बताया कि कौन सा खतरा है। दूसरी तरफ परी लोक में एक परी जल्दी जल्दी उड़ती हुई दरबार में पहुंची और मास्टर वैशाली को कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने आई। मास्टर वैशाली, बोलो क्या खबर है, इसी जिसकी वजह से तुम्हें मुझे ध्यान से जागना पड़ा। दूसरी परी, मास्टर, अभी एक जासूस खबर लाया है कि ब्लैक हेवनली फायर को किसी इंसान ने रिफाइन कर लिया है। इसका मतलब है कि उसने उसके रक्षक को मार डाला और उससे ब्लैक हेवन की फायर ले ली। मुझे लगता है कि ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, इसलिए आपको बताने आ गई। मास्टर वैशाली चौंकते हुए बोली, क्या किसी इंसान ने ब्लैक हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया? यह वाकई में बहुत बड़ी खबर है। मुझे जल्दी से ग्रेट मास्टर परी को बताना होगा। अब तुम जा सकती हो। दूसरी परी अपना सिर झुकाकर अभिवादन करती है और वहां से चली जाती है। मास्टर वैशाली अपनी जगह से खड़ी हुई और ग्रेट मास्टर परी की तरफ उड़ गई। वह रास्ते में इंसानी लोक के बारे में सोचने लगी। बहुत दिनों बाद मैंने इंसानी लोक के बारे में सुना है। मेरी मास्टर वहां की कहानियां सुनाया करती थी, जिसे सुनकर मुझे वहां जाने का बहुत मन करता है। आज कई दिनों बाद किसी इंसान की खबर मिली है, वो भी इतनी अच्छी खबर। काश मुझे इंसानी दुनिया में जाने का मौका मिले। मास्टर वैशाली सोचते हुए एक बगीचे में जा पहुंची, जहां एक बड़ा सा झूला लटक रहा था। लग रहा था जैसे उसकी रस्सी आसमान में बंधी हो, उसका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। उस झूले पर एक सफेद बालों वाली सुंदर महिला, या फिर ये कहें परी, बैठी हुई थी। ये परी लोक की सबसे ताकतवर परी थी, जिसे सभी ग्रेट मास्टर परी के नाम से जानते थे। मास्टर वैशाली उनके सामने झुककर बोली, प्रणाम ग्रेट मास्टर परी। ग्रेट मास्टर परी वैशाली को देख मुस्कुराते हुए बोली, कहो वैशाली, कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? मास्टर वैशाली, मुझे नहीं पता ये परेशानी है या नहीं, आप ही फैसला करना इस बात का। हमें इंसानी दुनिया से एक खबर आई है कि किसी इंसान ने ब्लैक हेवनली फायर को रिफाइन कर लिया है। अब आप खुद बताइए, ये परेशानी है या नहीं? ग्रेट मास्टर परी कुछ देर सोचकर बोली, ये परेशानी है भी और नहीं भी। हमारे लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उस इंसान के लिए बहुत परेशानी की बात है। जब यह खबर हम तक पहुंच गई है, तो दानवों को अब तक पता लग गया होगा कि हेवनली फायर रिफाइन हो चुकी है। अब कोई न कोई शैतान उस इंसान को मारने के लिए पहुंचता ही होगा। यह सुन मास्टर वैशाली चौंक गई। उस इंसान की जान खतरे में है। तो मास्टर वैशाली झुककर निवेदन करती हुई बोली, क्या हम उस इंसान को ऐसे ही मरने देंगे? क्या हम कुछ करेंगे नहीं? उन शैतानों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख बैठे रहेंगे? वैशाली की बातों में दानवों के लिए गुस्सा और परी लोक के लिए तंज छुपा हुआ था, जिसे सुन ग्रेट मास्टर बोली, उस इंसानी लोक से मुझे नफरत हो चुकी है। अब मुझे इंसानी लोक या वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरी सबसे प्रिय शिष्य। ग्रेट मास्टर इतना ही बोली कि वो शांत हो गई। वो इंसानी लोक के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती थी। उन्हें इंसानी लोक से बहुत नफरत थी। इस बात के मास्टर वैशाली अच्छे से जानती थी, पर किसी और की गलती की वजह से वह किसी मासूम इंसान को यूं ही मरते हुए नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वैशाली दोबारा बोली, अगर आप इजाजत दें तो मैं। मास्टर वैशाली इतना ही बोल पाई थी कि ग्रेट मास्टर परी वैशाली को रोकते हुए थोड़ा गुस्से में बोली,
नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा अभी कि मुझे ना तो इंसानी लोक से कोई मतलब है ना ही किसी इंसान से। तो वह अब और कोई नहीं जाएगा, ना ही किसी को जाने की इजाजत है। मास्टर वैशाली यह सुन उदास हो गई और अपने आप से बोली, मास्टर कहाँ हो आप? ग्रेट मास्टर की गलत फहमी को आप ही दूर कर सकती थी, लेकिन पता नहीं आप कहाँ हो। मास्टर वैशाली की मास्टर और ग्रेट मास्टर परी की सबसे प्रिय शिष्य एक ही परी थी जिसका नाम मास्टर रोहिणी था। एक बार मास्टर रोहिणी इंसानी लोक इंसानों की मदद करने गई थी, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि जिस वजह से ग्रेट मास्टर परी को इंसान और इंसानी लोक से नफरत हो गई। इंसानी लोक की वजह से उन्हें अपनी प्रिय शिष्या से अलग होना पड़ा। अब कारण क्या था ये तो आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। मास्टर वैशाली ग्रेट मास्टर परी को अभिवादन कर वहां से चली गई। ग्रेट मास्टर परी की आंखों में प्यार और गुस्से के साथ आंसू दिखाई दे रहे थे। ग्रेट मास्टर परी खुद से ही बोली, कहाँ हो रोहिणी? एक तुम ही हो जो इस परी लोक को संभाल सकती हो। तुम जहां भी हो वहां से जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा 21 साल से इंतजार कर रही हूं। दूसरी तरफ इंसानी लोक। दानिश पेड़ों पर कट लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कट लगाना बंद कर दिया और आगे बढ़ता हुआ बोला, देखो अब इन पेड़ों को ध्यान से, इन सभी पर कट लग रहे हैं जो मैंने भी थोड़ी देर पहले लगाए। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? अरुण, अरे तेरी की, इतनी देर से हम गोल गोल घूम रहे हैं तो फिर? मैं तभी तो सोचूं कि हर बार ये जगह देखी देखी हुई क्यों लग रही है। चांदनी अरुण को घूरते हुए, हाँ, जब तुम्हें लग रहा था तो बोला क्यों नहीं? वैसे तो चपड़ चपड़ करते रहते हो, लेकिन जब बोलना होता है तब तुम्हारे मुंह पर ताला लग जाता है। चांदनी की बात सुन मानवी खुद से बोली, अब ये फिर से शुरू ना हो जाएं, दोनों पागल है। अरे वस वस, अब शुरू मत हो जाना। अरुण भाई, अब आप कुछ नहीं बोलोगे, शांत रहोगे? पहले हमें इस जाल से बाहर निकलना है, फिर बाद में लड़ लेना आप दोनों आराम से। अरुण चांदनी को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मानवी के कहने पर वह चांदनी को सिर्फ घूर कर रह गया। शिवा दानेश के पास आया और बोला, तो यहाँ एक ट्रैप है, अब इस ट्रैप को कैसे तोड़ा जाए? लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं? हम लोगों में से किसी को भी एहसास नहीं हुआ इस बारे में। दानेश तलवार को वापस मानवी को देते हुए बोला, तुम लोगों को यह फल दिखाई दे रहा है, इस फल को मैंने कई बार एक ही जगह पर देखा। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि ऐसा ही फल हर पेड़ पर एक ही जगह पर लगा हो, इसलिए मुझे शक हुआ। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। अरुण खुद से ही बोला, अब एक फल पर कौन ध्यान देता है? मैं होता तो अब तक फल को ही खा जाता, पर इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाता। दानिश उन सभी से पूछते हुए, तो कोई जानता है क्या ऐसे ट्रैप से कैसे निकला जाए? मैं इस तरह के ट्रैप में कभी नहीं फंसा, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। उन चारों में से किसी को भी दानेश की बात पर विश्वास नहीं हुआ। इतना ताकतवर इंसान जिसने आज तक ट्रैप ही नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? दानेश पुनर्जन्म के बाद ही तो योद्धा बना था, उसे क्या पता ऐसे ट्रैप के बारे में? उसे तो बस जादुई गोलियां के बारे में पता था। चांदनी जो एक चोर थी, वो ऐसे कई ट्रैप में कई बार फंस गई थी। चांदनी आगे आई और बोली, मैं कई सारे ट्रैप में फंस चुकी हूं, पर वो सभी ट्रैप घरों में बिछाए हुए थे, तो मैं उनकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाती और उस ट्रैप को तोड़ देती। लेकिन इन ट्रैप में कोई दीवार तो है नहीं जिसे तोड़ा जाए। चांदनी की बात सुन अरुण बोला, मुझे पता था एक चोर को ट्रैप्स के बारे में जरूर पता होगा। अब
अरुण इतना बोला ही कि सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे और ऐसा लगा जैसे सभी बोलना चाहते थे कि तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हो क्या। अरुण ने उन्हें घूरता देख अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। दानेश कुछ सोचने के बाद बोला, तो फिर हम रास्ता बदल कर देख सकते हैं, दीवार नहीं है तो क्या हुआ, रास्ता तो बदल सकते हैं ना। चांदनी, इसका कोई फायदा नहीं होगा शायद, पर एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करके देख लेते हैं। सभी रास्ता बदलकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई सारे कंकाल मिले जो इंसानों के थे। उन्हें देख मानवी बोली, लगता है ये सभी उन लोगों के कंकाल है जो इस ट्रैप में फंस गए थे और यहां से निकल नहीं पाए। मानवी की बात सुन अरुण खुद के शरीर पर हाथ घुमाने लगा और सोचने लगा, कहीं वो भी इनकी तरह कंकाल ना बन जाएं। अरुण, कहीं हम भी तो इनकी तरह कंकाल नहीं बनने वाले। मुझे कंकाल से बहुत डर लगता है, मुझे कंकाल नहीं बनना। किसी ने भी अरुण की बकवास बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सभी पहले वाली जगह पर वापस आ गए जहां वो ही फल लटका हुआ था और पेड़ पर कट लगा हुआ था। उसे देख अरुण बोला, लगता है अब हम सभी कंकाल बनने वाले हैं। चांदनी, तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते क्या? अगर कंकाल बनने का इतना ही शौक है तो तुम ही बन जाओ कंकाल, लेकिन मैं अभी नहीं मर सकती। मुझे बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं जो बहुत जरूरी है। अब तुम शांत रहो और मुझे सोचने दो। अरुण, हाँ, सोचो सोचो, थोड़ा जल्दी सोचो, मुझे भी इतनी जल्दी नहीं मरना। मुझे भी बहुत जरूरी काम है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी करने हैं। चांदनी अरुण पर गुस्सा करते हुए, तुम सोचने दोगे तभी तो, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो पक्का हम सभी यहाँ कंकाल बनकर ही रह जाएंगे। अरुण, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। अरुण के शांत होते ही सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाकर वहां से निकलने की सोचने लगे। उनमें से कोई भी कोई आइडिया दे पाता इससे पहले वहां उन्हें एक ढोल के बजने की आवाज आई। सभी लोग उस आवाज को ध्यान से सुनने लगे। अरुण तो अपने कानों को साफ कर सुनने लगा। अरुण, अब ये क्या बला है, यहाँ पर ढोल कौन बजा रहा है? हम एक काम करते हैं, इस ढोल को बजाने वाले से ही पूछ लेते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। कैसा आइडिया है? सभी लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। अरुण उन सभी से बोला, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? चांदनी, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा करो, तुम ही उस ढोल बजाने वाले से पूछ कर आओ, यहां से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। जाओ। अरुण, ओह ठीक है, मैं अभी कुछ कर आता हूं। अरुण खड़ा होकर ढोल की आवाज की दिशा में जाने लगा, लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उसने जो देखा उसे देखकर डरते हुए वापस भागते हुए आया और दानेश के पीछे आकर छुप गया। चांदनी, जाओ, पूछ कर आओ रास्ता। अरुण डरते हुए अपनी आंखें बंद करता है और बोला, मुझे कहीं नहीं जाना। भाई, अब ये क्या नई मुसीबत है? ये सभी कंकाल जिंदा कैसे हो गए? और ये सब हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? असल में ढोल की आवाज से वहां मरे पड़े हुए कंकाल अचानक से जिंदा हो गए। उन्होंने दानेश और बाकी सभी को चारों ओर से घेर लिया और उनकी तरफ बढ़ने लगे। चांदनी ने कुछ सोचते हुए अपनी तलवार बाहर निकाल ली। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, वीर परेशानी का दूसरा नाम है। मैं जब तक इसके साथ रहूंगी तब तक इसी ही मुसीबत में फंसती रहूंगी। वीर और मानवी ने भी अपनी तलवार बाहर निकाल ली और चारों लड़ने के लिए तैयार हो गए। अरुण उन चारों के बीच में डरा हुआ खड़ा था। धीरे धीरे कंकाल उनके पास आ गए। सभी लोग अपनी तलवारों से, दानेश अपने मुक्कों से उन पर हमला करने लगे।
कंकाल ज्यादा ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में थे। वो धीरे धीरे पास आ रहे कंकाल के टुकड़े टुकड़े करने लगे। लेकिन ये क्या, जो कंकाल जिन्हें अभी उन लोगों ने मारा वो धीरे धीरे वापस जिंदा होने लगे। यह देख अरुण और भी ज्यादा डर गया। मानवी कंकाल से लड़ते हुए बोली, अगर ये वापस जिंदा होते रहे तो यहाँ से निकला मुश्किल हो जाएगा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। दानिश अपने दोस्तों के साथ एक जाल में फंस गया। वो कहीं भी जाते हैं लेकिन वापस उसी जगह पर लौट कर आ जाते। कई बार प्रयास करने के बाद जब वो जाल से नहीं निकल पाए तो एक साथ बैठकर वहां से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता सोचने लगे। वो सभी बाहर निकलने का रास्ता सोच रहे थे कि तभी वहां ढोल की आवाज आने लगी। अरुण ढोल बजाने वाले से वहां से निकलने का रास्ता पूछने जाने लगा, लेकिन डरकर वापस भाग आया क्योंकि उन्हें वहां पर कंकालों में चारों तरफ से घेर लिया था। दानिश के साथ शिवा, मानवी और चांदनी उन कंकालों से लड़ने लगे और बीचों बीच अरुण डरकर बैठा हुआ था। लेकिन अचानक से ढोल के बजने की आवाज तेज हो गई, जिस वजह से वहां मरे पड़े हुए कंकाल दोबारा जुड़ने लगे और पहले की तरह जिंदा होकर उन पर हमला करने लगे। उन्हें जिंदा होते देख मानवी बोली, इस तरह तो हम इन्हें कभी नहीं मार पाएंगे। अगर यह इसी तरह वापस जिंदा होते रहे तो एक टाइम पर हम भी इन जैसे हो जाएंगे। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता देखना होगा। दानिश, तुम सब एक काम करो, इन कंकालों को थोड़ी देर के लिए संभाले रखो। मुझे लगता है इन कंकालों का उस ढोल के साथ कोई कनेक्शन है। मैं जाकर उस ढोल को देखता हूँ और तुम इन्हें संभालो। शिवा, ठीक है, हम इन्हें संभालते हैं, तब तक तुम उस ढोल को देखो। दानिश वहां से ढोल की आवाज की दिशा में उड़ गया, लेकिन उसे ढोल कहीं नजर नहीं आया और वह वापस घूम फिर कर उसी जगह पर आ गया। उसे देख अरुण बोला, क्या हुआ भाई, तुम तो ढोल को देखने गए थे ना, क्या हुआ, ढोल बजाने वाला मिला क्या? दानिश, ना तो ढोल मिला और ना ही ढोल बजाने वाला मिला, लगता है यहाँ कुछ और ही मजरा है। कंकालों को मारने से एक का हाथ कटकर अरुण के पास आ गिरा, जिसका अरुण को पता नहीं चला। कंकाल का हाथ अपने आप अपनी उंगलियों से चलते हुए और उसके पास आया और उसका पैर पकड़ लिया। जैसी ही अरुण को अपने पैर में कुछ महसूस हुआ तो उसने अपना पैर देखा, जो एक कंकाल के हाथ ने पकड़ रखा था। उसे देख अरुण जोर से चिल्लाते हुए उछलने कूदने लगा, भाई भाई बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ, इसने मेरा पाँव पकड़ लिया। बस हाथ के पकड़ने से उसकी हालत खराब हो गई। उसकी उछल कूद से उसके पैर से हाथ अलग हो गया। अरुण गुस्से में उस हाथ के पास गया और उसके अपने पैर से कुचलने लगा। तू मुझे मारना चाहता था, कुत्ते, तू मर अब। सभी लोग उसकी बेवकूफी पर मन ही मन हंसने लगे, लेकिन अरुण को उस हाथ को कुचलकर बहुत सुकून मिला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी शेर को मार डाला हो। दानिश ने कुछ सोचा तो उसे एक आइडिया आया। वह हवा में उड़ा और एक लंबी सांस अंदर ली और कंकालों के झुंड की तरफ उड़ गया। आते हुए कंकालों पर दानिश अपने मुंह से काली आग उगलने लगा। कंकाल आग की चपेट में आते ही रख के ढेर में बदलते गए। थोड़ी ही देर में दानिश ने वहां के सारे कंकालों को जलाकर राख कर दिया। वो किसी ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग उगल रहा था। उनके राख होते ही दानिश जमीन पर आ गया। अब ढोल का बजना भी बंद हो गया। अरुण, चलो अच्छा है, अब ढोल बजाने वाला थक गया लगता है। अब वो फिर से ढोल बजाने लगे, इससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी अचानक चांदनी बोली, अरुण, तुम्हारे पीछे कंकाल। अपने पीछे कंकाल का नाम सुनते ही वो डर से चिल्लाते हुए उन सभी की ओर आ गया, लेकिन वो सभी उस पर हंसने लगे, क्योंकि चांदनी ने उसके साथ मजाक किया था। जब अरुण को पता चला तो वह चांदनी की तरफ घूरने लगा। शिवा काफी देर से जाल के बारे में सोच रहा था,
तो वह बोला, मेरे पास एक आइडिया है, अगर काम किया तो अच्छा है। सभी उसकी तरफ गौर से देखने लगे तो शिवा आगे बोला, मुझे लगता है यह जमीन चल रही है, यानी जब भी कोई इस पर चलता या उड़ता है तो यह जमीन भी उसके साथ घुमाती है, और हमें लगता है कि हम वहीं पर घूम रहे हैं। बाकियों ने जब इसके बारे में सोचा तो उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगा। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, जब वो किसी चीज पर चले उसके साथ वो भी चले तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। चांदनी, चलो मान लिया ऐसा हो सकता है, तो फिर यहाँ से निकलने के लिए क्या किया जाए? शिवा, यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ की जमीन से भी तेज चलना होगा। जब हमारी चाल इसकी चाल से बहुत ज्यादा होगी तो हम इससे आगे निकल सकते हैं और इस जाल को तोड़ सकते हैं। यह सुन सभी लोग दानेश की तरफ देखने लगे, क्योंकि एक वही था जो सबसे तेज उड़ सकता था। उसकी उड़ने की गति उन सभी से बहुत तेज थी। दानेश उन्हें घूरता हुआ देख बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम सबको एक साथ कैसे पकड़ूंगा? ये भी तो सोचो। मानवी, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। दानेश, ठीक है, तो कौन पकड़ेगा मेरा हाथ? मानवी और चांदनी ने झट से दानेश के दोनों हाथ पकड़ लिए। अब अरुण, जो चांदनी का हाथ कभी नहीं पकड़ सकता, उसने चांदनी की तरफ घूरते हुए मानवी का हाथ पकड़ लिया। अब बचा अकेला शिवा, उसने चांदनी का साथ पकड़ लिया। दानेश, ठीक है, जोर से पकड़ना, अगर किसी का हाथ छूटा तो सोच लेना वो यही रह जाएगा। यह सुन अरुण ने दोनों हाथों से मानवी का हाथ पकड़ लिया। उसे यहाँ रहकर कंकाल नहीं बनना था। दानेश उन सभी को लेकर उड़ गया। दानेश ने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाई और तेज और भी तेज उड़ने लगा। अरुण तो चिल्लाने भी लग गया था। दानेश हवा से भी तेज उड़ने लगा। वो पल भर में उस फल वाले पेड़ के पास वापस आ जाता। दानेश ने अपनी स्पीड और बढ़ाई, अब इतना तेज हो गया कि वो दिखना बंद हो गए। हवा से उन सभी के चेहरे ऐसे लग रहे मानो किसी ने पिचका दिए हो। अचानक सामने एक दरवाजा सा दिखाई दिया जिससे लाइट आ रही थी। दानेश उस दरवाजे से होकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उन सभी के हाथ छूट गए और एक तालाब में जा गिरे। सभी धीरे धीरे तालाब से बाहर आए। उन्होंने देखा कि वो एक मकबरे के सामने खड़े हैं जो किसी मिस्र के पिरामिड जैसा लग रहा था। मानवी मकबरे को देख इतना खुश हो गई कि वह खुशी के मारे उछलती हुई दानेश के गले जा लगी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये सभी के सामने क्या कर दिया तो वह शर्माते हुए दानेश से अलग हो गई। शिवा, तो ये यहाँ छुपा हुआ था, तभी तो हम इसे ढूंढ नहीं पाए थे। और ना ही वो योद्धा जिनके कंकाल जंगल में मिले थे, वो उसी जाल में भटकते हुए मर गए। यहाँ बिल्कुल शांति थी, चारों तरफ का माहौल अच्छा था। मकबरा सोने की तरह चमक रहा था। मकबरे में नीचे एक दरवाजा बना हुआ था। अरुण दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, चलो अब किसका इंतजार कर रहे हो? ड्रैगन को उठाओ और यहाँ से चलते हैं। वो इतना जल्दी में था कि सामने बिछा हुआ जाल उसे दिखाई नहीं दिया और एक रस्सी की चपेट में आकर उल्टा लटका गया। आह, बचाओ मुझे, बचाओ! चांदनी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली। ये सच में पागल ही रहेगा, इसमें कभी दिमाग नहीं आ सकता। अरुण भाई, मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चांदनी ने अपना खंजर निकाला और रस्सी पर फेंक दिया, जिससे रस्सी कट गई और अरुण नीचे आ गिरा। आह, मार डाला रे! रस्सी काटने की क्या जरूरत थी? अगर काटी तो पहले बता देना चाहिए था ना। किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सावधानी से दरवाजे तक पहुंच गए। अरुण भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। मानवी, जब यहाँ जाल बिछा है तो शायद अंदर भी जाल बिछे होंगे। सभी ध्यान से चलना, ओके? सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सभी सावधानी से जालों से बचते हुए आगे बढ़ने लगे।
आगे चलकर दो रास्ते आए तो वो सोचने लगे किस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। दानेश अपनी आंखें बंद कर इंद्रियों का इस्तेमाल करने लगा। इतने अरुण सामने आया और बोला, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं अभी बता देता हूँ हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे वो 80, 90, पूरे 100। 100 का लोटा, तीतर मोटा, तेरा पैसा खोटा। छत के ऊपर कुत्ता भौंके। छत के ऊपर कुत्ता भौंके, चोर ना आए अंदर। चांदनी खाए टॉफी बिस्किट, दूर से देखे बंदर। अक्कड़ बक्कड़ बाम्बे वो 80, 90, पूरे 100। बोलकर एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रास्ता सही है, हम इस रास्ते से अंदर जाएंगे। जहां चांदनी को उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, वहीं पर मानवी और शिवा की हंसी नहीं रुक रही थी। आखिर ऐसी स्थिति में कौन मजाक कर सकता है? अगर थोड़ा भी ध्यान टूटा तो सीधा मौत, और ऐसे में अरुण की बचकानी हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चांदनी, तुम सच में जादूगर ही हो ना? या फिर दिमाग से अभी भी बच्चे हो? बस तुम्हारा शरीर बड़ा ही गया है, हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही हैं। अरुण, हद है यार, मैंने इतनी मेहनत से मंत्र बोला है और ये मुझे बच्चा बोल रही है। तभी दानेश ने अपनी आंखें खोली और किस्मत से उसी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस तरफ चलते हैं। दानेश के भी उसी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए वो तीनों चौंक गए। यही दरवाजा तो अभी अरुण ने बताया था। क्या सच में उसने कोई जादू किया था? अरुण, मैं भी यही बोला भाई, पर ये तो मेरा ही मजाक बनाने लग गई। बोल रही मैं जादूगर हूं भी या नहीं? बच्चा भी बोला। चांदनी, हाँ हाँ, तुम्हारा तुक्का लग गया होगा। कभी कभी बच्चे तुक्के में सही जवाब दे देते हैं ना, वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। अरुण, देख लो भाई, ये फिर से मेरा मजाक बनाने लगी। आप बोलो तो मैं मंत्र बोलकर अभी इसे मुर्गी बना दूं, फिर चिकन तंदूरी खाएंगे। इसे खाने में और भी मजा आएगा। दानेश, बस बहुत हो गया मजाक, अब आगे चलो। अरुण चांदनी की तरफ जीभ निकालकर आगे बढ़ गया। चांदनी ने भी उसकी तरफ मुंह बना दिया। गुफा में अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दानेश ने अपने हाथ पर काली स्वर्ग आग को जला लिया और आगे बढ़ने लगा। दानेश और उसके साथी कंकालों को मारकर जाल तोड़कर जंगल से निकल गए थे। वहां से निकलने के बाद वो सभी एक तालाब में जाकर गिरे। तालाब से बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि वो एक मकबरे के सामने खड़े हुए थे, जो मिस्र के मकबरे की तरह बना हुआ था। वह सोने की तरह चमक रहा था। उसे देखकर मानवी इतनी खुश हो गई थी कि वह खुशी से उछलते हुई दानेश के गले जा लगी। सभी उसे देखने लगे तो उसे एहसास हुआ उसने खुशी कुछ ज्यादा ही जता दी, तो वह शर्माते हुए दानेश से अलग हो गई। फिर सभी अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्हें दो दरवाजे मिले, जहां अरुण ने अपना बचकाना जादूकर दरवाजे का पता लगाया। दरवाजे के अंदर बहुत घना अंधेरा था, तो दानेश ने अपने हाथ में काली स्वर्गीय आग जलाई और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए उन पर एक बार चमगादड़ों के झुंड ने हमला किया, लेकिन उन्होंने उन सभी को आसानी से मार गिराया। कुछ देर चलने के बाद वो गुफा से बाहर आ गए। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि सामने की तरफ एक बहुत बड़ी लावे की नदी बह रही है, जिसमें ऊपर से आग के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। नदी के उस पार ड्रैगन की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, जिसे देख मानवी बोली, वो देखो, वो रहा ड्रैगन का शरीर, आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच ही गए। अरुण उस तरह देख कुछ सोचते हुए बोला, अरे यह शरीर है या पत्थर की कोई मूर्ति? मुझे तो यह पत्थर दिखाई दे रहा है, शरीर नहीं। उसकी बात सुन चांदनी बोली, हाँ तो मूर्ति है तो क्या हुआ, वहीं पर होगा ना ड्रैगन का शरीर भी, जहां ड्रैगन की मूर्ति बनी हुई है। मानवी उन दोनों को समझाते हुए बोली, नहीं, वह मूर्ति ही ड्रैगन का शरीर है।
उसे जादूगरों ने पत्थर में बदल दिया ताकि उसके शरीर को कोई नुकसान न पहुंच सके। अरुण के मन में एक सवाल आया तो उसने पूछा, तो फिर हम इस पत्थर की मूर्ति को लेकर कैसे जाएंगे? हमें इसके टुकड़े पड़ने होंगे क्या? चांदनी अरुण का मजाक उड़ाते हुए बोली, टुकड़े क्यों करने होंगे? हमारे पास एक बच्चा जादूगर है ना, वो इस पत्थर की मूर्ति को फिर से शरीर में बदल देगा और उसे उठाकर स्पेस रिंग में भी डाल देगा। इसकी हम क्यों चिंता करने लगे? मानवी, इसका इंतजाम भी है मेरे पास, पर सबसे पहले बात तो यह है कि लावे से भरी इस नदी को पार कैसे किया जाए। ऊपर से ये गिर रहे ये आग के बड़े बड़े गोले, अगर कोई इसकी चपेट में आ गया तो वह सीधा नीचे जाएगा और नीचे गया तो समझो काम खत्म। दानिश, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ एक को वहां लेकर जा सकता हूं। मानवी, ये तुम्हारा मिशन था, तुम ही साथ चलो, तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है। अब हम ज्यादा समय खराब नहीं कर सकते। अब ज्यादा समय नहीं है, 1 महीना पूरा होने वाला है, हमें वापस भी जाना है, अगर नहीं पहुंच पाए तो हमेशा के लिए यहीं अटके रह जाएंगे। दानेश के कहने पर सभी को याद आया कि अब रंगभूमि के द्वार का खुलने का समय बस 1 दिन ही बचा है। अगर वो 1 दिन में वापस नहीं गए तो 20 साल के लिए यहीं कैद हो जाएंगे। शिवा ने मानवी से पूछा, तुम कर तो लोगो ना? अगर नहीं कर पाओ तो तुम्हारी जगह मैं जा सकता हूं। मानवी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब सीनियर मेरे साथ है तो मैं आराम से कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। शिवा, ठीक है, अपना ध्यान रखना और सही सलामत वापस आना। शिवा ने इस पूरे टाइम मानवी को कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब चाहे वो दुश्मनों से ही क्यों ना घिरे हों। शिवा जब स्कूल से मानवी के साथ आया तो अपने गुरुजी को वायदा करके आया कि मैं मानवी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। अब तक उसने अपने वायदे को अच्छे से निभाया है। चांदनी अपने ही मन में सोचने लगी, लगता है अब यहाँ भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? मुझे नदी के उसे पर जाना ही होगा, वहां सिर्फ ड्रैगन ही नहीं कुछ और खजाना भी हो सकता है जो मेरे काम आ सके। दानेश ने मानवी को कमर से पकड़ा। मानवी ने भी अपना एक हाथ दानेश के कंधे पर रख लिया। वह उसे लेकर उड़ने ही वाला था कि चांदनी थोड़ी आगे बढ़ी और बोली, मैं भी चलूंगी नदी के दूसरी तरफ। चांदनी की बात सुन सभी चांदनी की ओर देखने लगे। मानवी तो उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कहना चाहती हो कि तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रही हो। दूसरी तरफ परी लोक में मास्टर वैशाली अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीर थे। उसका मासूम और प्यारा चेहरा थोड़ा मुरझाया सा लग रहा था। वह घूमते हुए अपने आप से कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मास्टर, आप कहाँ हो? किस दुनिया में हो? मुझे पूरा विश्वास है आपने हमारे परी लोक को कोई धोखा नहीं दिया। ये सब अफवाह है कि आपने किसी इंसान के लिए हमारे परी लोक को धोखा दे दिया। आप ऐसा कभी नहीं कर सकती। कोई माने या ना माने पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन आप हो कहाँ? इस अफवाह की वजह से ग्रेट मास्टर परी इंसानी लोक से नफरत करने लग गई है। अगर उन्होंने कुछ नहीं करने दिया तो उस बेचारे इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। मास्टर वैशाली की मास्टर परी रोहिणी, जो ग्रेट मास्टर परी की सबसे प्रिय स्टूडेंट थी, वो एक बार इंसानी लोक गई थी। उसे वहां पर किसी इंसान से प्यार हो गया था। यह बात परी लोक को पता चल गई। प्यार हुआ था ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह थी कि मास्टर रोहिणी के पास परी लोक का महत्वपूर्ण खजाना था जो मास्टर रोहिणी के पास था। ना तो अब तक मास्टर रोहिणी की कोई खबर आई और ना ही उस खजाने का पता चल पाया तो परी लोक के एल्डर्स ने रोहिणी को गद्दार घोषित कर दिया। तब से ग्रेट मास्टर परी को इंसानी लोक से नफरत हो गई।
मास्टर वैशाली को अपनी टीचर पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो उस इंसान की मदद करना चाहती थी, लेकिन ग्रेट मास्टर परी ने साफ मना कर दिया। तभी वहां पर एक छोटी परी आई जो दिखने में सिर्फ मक्खी के समान थी। वो सुनहरे रंग के कपड़े पहनी थी, देखने में बिल्कुल कोई छोटी गुड़िया लग रही थी। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। वो दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन उसकी जादुई शक्ति बहुत ताकतवर थी। वो भी एक मास्टर परी थी। इसका नाम मोहिनी था। मोहिनी और वैशाली दोनों ही मास्टर रोहिणी की शिष्या थी। मोहिनी वैशाली को चिंतित देख बोली, क्या हुआ वैशाली? तुम परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मास्टर वैशाली ने मोहिनी को देख चक्कर काटना बंद किया और अपने बेड पर बैठती हुई बोली, अब क्या ही बताऊं मोहिनी, परेशानी तो है पर उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा मुझे। मोहिनी उड़कर उसके कंधे कर बैठ गई और बोली, मुझे बताओ क्या परेशानी है? शायद इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वैशाली ने मोहिनी को अपने दिमाग में चल रही सारी उलझनों को बता दिया। हेवनली फायर से लेकर उस इंसान को शैतानों से खतरा तक, ये भी बताया कि ग्रेट मास्टर परी ने इंसानी लोक जाने से मना कर दिया है। मोहिनी कुछ सोचने के बाद, अच्छा ये बात है, तुम उस इंसान की मदद करना चाहती हो लेकिन ग्रेट मास्टर परी ने मना कर दिया है, यही परेशानी है आपकी? वैशाली ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, अगर आपके पास कोई समाधान है तो बताइए प्लीज। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मोहिनी रोहिणी की मदद कर पाएगी? क्या सच में मास्टर रोहिणी ने परी लोक को धोखा दिया था? क्या चांदनी भी मानवी और दानेश के साथ जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ सुनते रहिए रोमांच से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।